नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में झांक रहे हैं जहां चीज़ें बहुत बड़ी, बहुत महंगी और अविश्वसनीय रूप से जटिल होती हैं। मेरा मतलब है तेल और गैस उद्योग की विशाल परियोजनाएं। सोचिए ज़रा, अरबों डॉलर का निवेश, कई देशों में फैला काम और ऐसी समय सीमा जो सालों तक चलती है। इन भीमकाय परियोजनाओं को संभालना भाई कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और इसी चुनौती से कैसे निपटा जाए, इसी पर हमारी आज की ये गहरी पड़ताल आधारित है। हमारे पास जुबैर अहमद का एक बहुत ही व्यवहारिक और डिटेल्ड रिसर्च पेपर है। टाइटल है SAP प्रोजेक्ट सिस्टम PS फॉर ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स। हाँ, और जुबैर अहमद खुद इस फील्ड के माहिर हैं। उन्हें 15 साल का अनुभव है प्लानिंग इंजीनियर के तौर पर। सही। तो उनका ये पत्र SAP के प्रोजेक्ट सिस्टम यानी PS मॉड्यूल पर रोशनी डालता है। ये एक पावरफुल टूल है जो खास तौर पर इन जटिल परियोजनाओं के मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है। एग्जैक्टली। तो आज हम इसी स्रोत के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये SAP PS आखिर है क्या। ये तेल और गैस उद्योग की उन अनोखी सिर घुमा देने वाली चुनौतियों से कैसे निपटता है और इसकी बनावट, इसका स्ट्रक्चर कैसा है जो इसे इतना कारगर बनाता है। तो चलिए खोलते हैं इसे और देखते हैं क्या खास है इसमें। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि ये तेल और गैस परियोजनाएं इतनी ज्यादा पेचीदा क्यों होती हैं। क्या चीज इन्हें इतना मुश्किल बना देती है। ये सवाल बहुत सही है, क्योंकि जब तक हम मुश्किल नहीं समझेंगे समाधान की अहमियत पता नहीं चलेगी, है ना। हाँ बिल्कुल। जैसा कि जुबैर अहमद अपने पत्र में बताती हैं, इन परियोजनाओं का पैमाना स्केल ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम बात कर रहे हैं $50 मिलियन से लेके $20 बिलियन तक की लागत वाली परियोजनाओं की। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। $20 बिलियन, बाप रे। हाँ। और दूसरा, इनकी अवधि टाइमलाइन बहुत लंबी होती है। अक्सर 3 से 7 साल या उससे भी ज्यादा लग जाते हैं। अच्छा। फिर इसमें हजारों लाखों अलग अलग काम या कहिए गतिविधियां शामिल होती हैं। डिजाइन बनाना है, इंजीनियरिंग करनी है, दुनिया भर से सामान मंगाना है यानी प्रोक्योरमेंट, फिर कंस्ट्रक्शन और आखिर में प्लांट को चालू करना, कमिश्निंग। और ये सब काम अलग अलग जगहों पर कई सारे ठेकेदारों और उप ठेकेदारों द्वारा किए जाते हैं। तो आप कल्पना कर सकती हैं कि इतने सारे लोगों और कामों में तालमेल बिठाना कितना मुश्किल होता होगा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। और शायद इसीलिए पहले पारंपरिक तरीकों में इतनी दिक्कतें आती होंगी। पत्र में डेटा साइलो जैसी किसी चीज का जिक्र है शायद। बिल्कुल। पारंपरिक रूप से सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी यही डेटा साइलो। डेटा साइलो। हाँ, इसका मतलब है कि जानकारी अलग अलग विभागों में कैद होकर रह जाती थी। इंजीनियरिंग टीम अपना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है, खरीद विभाग अपना, फाइनेंस का अपना अलग सिस्टम, और कंस्ट्रक्शन टीम शायद कागजों या बस एक्सेल शीट्स पर काम कर रही है। नतीजा क्या? किसी के पास भी पूरी तस्वीर नहीं होती थी। हर कोई अपनी छोटी सी दुनिया में काम कर रहा था। अच्छा। और इससे जुड़ी दूसरी बड़ी समस्या थी रियल टाइम में जानकारी का ना मिलना। फैसले अक्सर पुरानी बासी जानकारी पर लिए जाते थे। जब तक पता चलता कि भाई कॉस्ट तो बजट से ज्यादा हो गई है या कोई काम शेड्यूल से पीछे चल रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। ओहो। प्रक्रियाएं भी बहुत धीमी और बोझिल थीं। ढेर सारा कागजी काम, अप्रूवल्स में हफ्तों या महीनों लगना। और सबसे बड़ी बात, इन अलग अलग सिस्टम को आपस में जोड़ना, इंटीग्रेट करना लगभग नामुमकिन था। फाइनेंस का डेटा इंजीनियरिंग से नहीं जुड़ पाता था, खरीद का डेटा शेड्यूल से लिंक नहीं होता था, सब कुछ बिखरा हुआ। ये तो किसी बुरे सपने जैसा लगता है, खासकर जब इतने बड़े स्केल और इतने पैसों की बात हो। तो जाहिर है किसी बेहतर तरीके की जरूरत थी। यहीं पर SAP PS तस्वीर में आता है ना। जुबैर अहमद के पत्र के अनुसार ये कैसे इन समस्याओं का हल निकालता है। सही कहा। SAP PS मूल रूप से इन चुनौतियों का जवाब देने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये एक एकीकृत मंच, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। एकीकृत यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट से जुड़ा सारा डेटा, चाहे वो इंजीनियरिंग डिज़ाइन का हो, खरीद ऑर्डर का हो, निर्माण की प्रगति हो या फाइनेंशियल कॉस्ट, सब एक ही सिस्टम में एक ही जगह पर रहता है। सब एक जगह। हाँ, और इस एकीकरण का सबसे बड़ा फायदा है रियल टाइम विजिबिलिटी। मैनेजर्स और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो किसी भी समय प्रोजेक्ट की ताज़ा स्थिति देख सकते हैं। लागत कहाँ जा रही है, शेड्यूल कैसा चल रहा है, कहाँ समस्याएं आ रही हैं, ये सब तुरंत पता चल जाता है।
वो जो डेटा साइलो थे ना वो खत्म हो जाते हैं क्योंकि सभी एक ही सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं। और पत्र में कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं इसके फायदों के बारे में, जैसे वो 20-30% विजिबिलिटी सुधार वाली बात। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में इसका मतलब क्या है? हाँ, जुबैर अहमद का पत्र अनुमानित लाभों का उल्लेख करता है, जैसे परियोजना की विजिबिलिटी में 20-30% तक का सुधार और मैनेजमेंट या कहिए कंट्रोल के ओवरहेड खर्चों में 15-25% तक की कमी। अब ये प्रतिशत सुनने में शायद छोटे लगें, लेकिन जब आप अरबों डॉलर की परियोजना की बात कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी बचत होती है। हाँ, बिल्कुल। 20-30% बेहतर विजिबिलिटी का मतलब है कि आपको समस्याएं जल्दी पता चल जाती हैं, आप संभावित देरी या कॉस्ट बढ़ने को पहले ही भांप सकती हैं और समय रहते एक्शन ले सकती हैं। इसका मतलब है कम गलतियां, कम दोबारा काम करना और रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल। और वो जो 15-25% ओवरहेड कमी है, उसका मतलब है कि मैनेजमेंट टीम को रिपोर्ट बनाने, डेटा इकट्ठा करने और अलग-अलग सिस्टम में तालमेल बिठाने में कम समय और पैसा खर्च करना पड़ता है। सब कुछ ज्यादा कुशल, ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। संक्षेप में कहें तो ये सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ की जो अवधारणा है उसको हकीकत बनाता है। समझ गया, यानी कम सरप्राइज, बेहतर कंट्रोल और पैसों की बचत। ये तो किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर का सपना होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। SAP PS की अपनी बनावट, उसका आर्किटेक्चर कैसा है? इसके मुख्य हिस्से या कहिए शब्दावली क्या हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए? जरूर। SAP PS की संरचना को समझने के लिए कुछ मुख्य शब्दों को जानना जरूरी है। सबसे ऊपरी लेवल पर होता है प्रोजेक्ट डेफिनेशन। प्रोजेक्ट डेफिनेशन? हाँ, प्रोजेक्ट परिभाषा। इसे आप पूरे प्रोजेक्ट का एक कवर या हेडर समझ सकती हैं। इसमें प्रोजेक्ट की बेसिक जानकारी होती है, जैसे प्रोजेक्ट का एक यूनिक नाम या नंबर, मिसाल के तौर पर EPC 2025-001 या TAM Sky 2025 जैसा कुछ। ये किस कंपनी और किस प्लांट से जुड़ा है और कौन सा डिपार्टमेंट या व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है, ये बस एक पहचान करता है, एक कंटेनर। ओके। इसके ठीक नीचे और शायद सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक हिस्सा है PSP एलिमेंट्स, जिसे आमतौर पर WBS यानी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं। WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर? हाँ, हिंदी में कहें तो कार्य विभाजन संरचना। ये प्रोजेक्ट के पूरे काम को छोटे मैनेजेबल हिस्सों या पैकेजों में तोड़ने का एक तरीका है। इसे एक पेड़ की तरह समझे जिसकी कई शाखाएं और उप शाखाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक नई रिफाइनरी बनाने का प्रोजेक्ट है तो WBS ऐसा दिख सकता है। नई रिफाइनरी, फिर उसके नीचे एरिया 100, फिर प्रक्रिया उपकरण, फिर पंप इंस्टॉलेशन और आखिर में पंप P101। ऐसे यानी काम को टुकड़ों में बांटना ताकि उसे संभालना आसान हो जाए मैनेजमेंट के लिए। बिल्कुल। और हर टुकड़े का मतलब हर WBS एलिमेंट का एक यूनिक कोड होता है। इसे अक्सर एक कोडिंग मास्क जैसे AAAA-NNN-NNN-NNN का इस्तेमाल करके व्यवस्थित किया जाता है। ये कोड न सिर्फ पहचान में मदद करता है बल्कि रिपोर्टिंग और कॉस्ट जमा करने के लिए भी आधार बनता है। WBS मूल रूप से ये बताता है कि प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है। ये बजटिंग और प्रोग्रेस ट्रैकिंग के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। ठीक है, ये हुआ क्या? हाँ, फिर आते हैं नेटवर्क और नेटवर्क एक्टिविटीज। नेटवर्क और एक्टिविटीज। जी, अगर WBS बताता है कि क्या करना है, तो नेटवर्क और उसकी गतिविधियां बताती हैं कि उसे कैसे और कब करना है। नेटवर्क असल में संबंधित गतिविधियों का एक समूह होता है जो किसी खास काम या चरण को पूरा करने के लिए जरूरी होती हैं। और गतिविधियां यानी एक्टिविटीज वो इंडिविजुअल कार्य हैं जिन्हें पूरा करना होता है, जैसे पंप P101 के लिए फाउंडेशन तैयार करना या पंप P101 स्थापित करना। ये सब एक्टिविटीज हैं। अच्छा, तो इनमें समय और वो निर्भरता मतलब डिपेंडेंसी जैसी चीजें भी होती होंगी। कौन सा काम किसके बाद होगा? हाँ, बिल्कुल। हर गतिविधि की एक अनुमानित अवधि होती है, मतलब कितना समय लगेगा। उनके बीच लॉजिकल रिश्ते यानी डिपेंडेंसीज होते हैं, जैसे कौन सा काम शुरू होने से पहले कौन सा खत्म होना चाहिए, या फिनिश टू स्टार्ट या FS, या कौन से काम साथ साथ चल सकते हैं, स्टार्ट टू स्टार्ट या SS वगैरह। इन गतिविधियों पर ही रिसोर्स जैसे लोग, मशीनें और ज़रूरी सामग्री मटेरियल्स असाइन की जाती हैं। यहीं पर शेड्यूलिंग और रिसोर्स प्लानिंग होती है असल में। और एक और चीज़ है माइलस्टोन्स। मील के पत्थर। माइलस्टोन्स, हाँ, ये गतिविधियां नहीं है बल्कि ये महत्वपूर्ण घटनाएं या डिसीजन पॉइंट्स हैं जिनकी कोई अवधि नहीं होती, मतलब जीरो ड्यूरेशन।
जैसे इंजीनियरिंग डिजाइन को मंजूरी मिली, या मुख्य उपकरण साइट पर पहुंचा, या प्लांट कमिश्निंग शुरू हुई। ये प्रोजेक्ट की प्रगति को ट्रैक करने और बड़े चरणों के पूरा होने को दर्शाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन्हें नेटवर्क गतिविधियों के साथ या सीधे WBS एलिमेंट पर भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास प्रोजेक्ट परिभाषा या पहचान, WBS क्या करना है, नेटवर्क गतिविधियां कैसे और कब करना है, और मील के पत्थर महत्वपूर्ण पड़ाव। ये सब अलग अलग हिस्से सुनने में तो ठीक हैं, लेकिन इन्हें एक साथ इस्तेमाल कैसे किया जाता है? क्या इनके लिए अलग अलग टूल हैं SAP में? यहीं पर SAP PS की एक और खूबी सामने आती है। इन सभी चीजों को बनाने, देखने और मैनेज करने के लिए एक सेंट्रल वर्कबेंच है। इसे कहते हैं प्रोजेक्ट बिल्डर। प्रोजेक्ट बिल्डर। हाँ, प्रोजेक्ट बिल्डर। इसका SAP ट्रांजैक्शन कोड है CJ20N। ये एक इंटीग्रेटेड स्क्रीन है जहां आप एक ही जगह पर पूरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, WBS, सारे नेटवर्क्स और गतिविधियां, उनकी डेट्स, कॉस्ट प्लानिंग, असाइन किए गए रिसोर्स और मटेरियल, सब कुछ देख सकती हैं और उनमें बदलाव भी कर सकती हैं। अरे वाह, मतलब दर्जनों अलग अलग स्क्रीन या T-कोड याद रखने की जरूरत नहीं, सब कुछ एक ही विंडो में। बिल्कुल। ये तो वाकई काम को बहुत आसान बना देता होगा। पहले शायद ऐसा नहीं था। सही कहा। पुराने संस्करणों में या दूसरे सिस्टम्स में अक्सर WBS बनाने के लिए अलग कोड होता था, नेटवर्क्स के लिए अलग, गतिविधि के लिए अलग। लेकिन CJ20N ने सब कुछ एक साथ लाकर यूजेबिलिटी और एफिशिएंसी में काफी सुधार किया है। जैसा कि जुबैर अहमद के पत्र से भी स्पष्ट होता है, ये प्लानिंग इंजीनियर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए रोजमर्रा का मुख्य उपकरण बन जाता है। इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण फीचर है प्रोजेक्ट वर्जनिंग बनाना। प्रोजेक्ट वर्जनिंग, स्नैपशॉट जैसा। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि आप किसी भी समय प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति का एक स्नैपशॉट ले सकती हैं और उसे एक संस्करण, एक वर्जन के रूप में सेव कर सकती हैं। सबसे कॉमन यूज है प्रोजेक्ट की शुरुआत में एक बेसलाइन वर्जन बनाना। बेसलाइन यानी ओरिजिनल प्लान। इसका फायदा क्या होता है फिर? इसके कई फायदे हैं। पहला, आप इस बेसलाइन की तुलना प्रोजेक्ट की करंट स्थिति से कर सकती हैं। इससे पता चलता है कि आप ओरिजिनल प्लान के मुकाबले कहाँ खड़े हैं, शेड्यूल में आगे है या पीछे, लागत, बजट के अंदर है या बाहर। अच्छा, कंपैरिजन के लिए। हाँ। दूसरा, आप क्या अगर व्हाट इफ एनालिसिस कर सकती हैं। मान लीजिए आप किसी काम को करने का तरीका बदलना चाहती हैं, तो आप एक नया वर्जन बनाकर देख सकती हैं कि इस बदलाव का पूरी परियोजना की लागत और समय सीमा पर क्या असर पड़ेगा, और ये सब बिना ओरिजिनल प्लान को छेड़े। ओके, व्हाट इफ सिनेरियोज। बिल्कुल। तीसरा, ये बदलावों को ट्रैक करने में मदद करता है। आप देख सकती हैं कि समय के साथ योजना कैसे बदली है, कैसे इवॉल्व हुई है। ये ऑडिटिंग और सबक सीखने, मतलब लेसन्स लर्न्ड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो बहुत शक्तिशाली लगता है, न सिर्फ प्लान बनाने के लिए बल्कि प्लान पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर उसे बदलने के लिए। हाँ, बिल्कुल। आपने पहले एकीकरण, इंटीग्रेशन शब्द का इस्तेमाल किया था। अब जब हम PS की संरचना समझ गए हैं, तो ये एकीकरण असल में कैसे काम करता है? PS किन दूसरे सिस्टम या मॉड्यूल से जुड़ता है? इंटीग्रेशन SAP PS की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। जैसा मैंने कहा, ये अकेले खड़ा सिस्टम नहीं है, बल्कि ये SAP के दूसरे मॉड्यूल्स के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। जुबैर अहमद का पत्र कुछ प्रमुख इंटीग्रेशन पॉइंट्स पर प्रकाश डालता है। जैसे PSMM यानी मटेरियल्स मैनेजमेंट। MM मॉड्यूल खरीद और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम संभालता है। जब आप PS में किसी गतिविधि के लिए कोई सामग्री, मान लीजिए पाइप या वॉल्व, असाइन करती हैं, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली MM मॉड्यूल में एक खरीद अनुरोध, एक परचेज रिक्विजिशन बना सकता है। अच्छा, ऑटोमेटिकली। हाँ। फिर जब वो सामान खरीदा जाता है और साइट पर आता है, तो उसकी कॉस्ट सीधे उस गतिविधि या WBS एलिमेंट पर पोस्ट हो जाती है। इससे मैन्युअल एंट्री खत्म होती है और कॉस्ट की एक्यूरेसी बढ़ती है। फिर है PS FICO, फाइनेंस और कंट्रोलिंग। FI फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखता है और CO कॉस्ट अकाउंटिंग। जब भी प्रोजेक्ट पर कोई लागत आती है, चाहे वो मटेरियल की हो, बाहर से ली गई सर्विसेज की हो या एम्प्लॉयज के टाइम की, वो ऑटोमेटिकली PS में संबंधित WBS एलिमेंट पर पोस्ट होती है और साथ ही साथ FICO मॉड्यूल में भी सही खातों में दर्ज हो जाती है। इससे फाइनेंस टीम को हमेशा प्रोजेक्ट की ताज़ा फाइनेंशियल स्थिति पता रहती है और कंपनी की मुख्य बैलेंस शीट भी अपडेटेड रहती है। ओके, और फिर है PS to PM यानी प्लांट मेंटेनेंस। PM मॉड्यूल प्लांट के रख रखाव का प्रबंधन करता है।
कई बार बड़ी परियोजनाओं में खासकर टर्न अराउंड प्रोजेक्ट्स में मौजूदा इक्विपमेंट का रख रखाव भी शामिल होता है। इन रख रखाव के कामों को मतलब मेंटेनेंस ऑर्डर्स को सीधे प्रोजेक्ट के नेटवर्क या WBS से जोड़ा जा सकता है ताकि उनकी लागत और प्रगति भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाए। अच्छा। और आखिर में PS to HCM यानी ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। HCM या HR मॉड्यूल कर्मचारियों के मैनेजमेंट और उनके टाइम की ट्रैकिंग करता है। जब कर्मचारी प्रोजेक्ट की गतिविधियों पर काम करते हैं तो वे अपना समय सीधे उन गतिविधियों पर दर्ज कर सकते हैं। सिस्टम फिर उनकी लेबर कॉस्ट की गणना करके ऑटोमेटिकली सही WBS एलिमेंट या गतिविधि पर पोस्ट कर देता है। बाप रे, ये तो सच में पूरी तरह से जुड़ा हुआ सिस्टम है। इंजीनियरिंग, खरीद, वित्त, रखरखाव, मानव संसाधन सब एक ही जगह पर मिल रहे हैं। बिल्कुल। इससे गलतियों की गुंजाइश तो बहुत कम हो जाती होगी और सबके पास एक ही जैसी जानकारी रहती होगी, है ना? एग्जैक्टली। यही सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ का असली मतलब है। डेटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसीज काफी हद तक खत्म हो जाती हैं। फैसले बेहतर और तेज होते हैं क्योंकि वे सटीक एकीकृत जानकारी पर आधारित होते हैं। लेकिन इस सब जादू के पीछे क्या कोई बुनियादी ढांचा या सेटअप भी जरूरी है? मतलब क्या SAP PS को इस्तेमाल करने से पहले कुछ मूलभूत चीजें तय करनी पड़ती हैं? हाँ, बिल्कुल। SAP PS हवा में काम नहीं कर सकता। इसे ठीक से काम करने के लिए SAP सिस्टम में पहले से कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को सही ढंग से डिफाइन और कॉन्फ़िगर करना होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स जैसे? हाँ, पत्र में कुछ मुख्य संरचनाओं का जिक्र है। पहला है कंपनी कोड। कंपनी कोड ये एक स्वतंत्र कानूनी इकाई होती है जिसके लिए कंपनी अपनी बैलेंस शीट और P&L अकाउंट बनाती है। हर देश में ऑपरेशन के लिए अलग कंपनी कोड हो सकता है। उदाहरण के लिए स्रोत पत्र में सऊदी काइन के लिए SK01 कोड का उल्लेख है। प्रोजेक्ट इसी कंपनी कोड से जुड़ा होता है। ठीक है। दूसरा है कंट्रोलिंग एरिया, नियंत्रण क्षेत्र। ये कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए मुख्य ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है। एक कंट्रोलिंग एरिया में एक या एक से ज्यादा कंपनी कोड हो सकते हैं अगर उनकी करेंसी और फिस्कल ईयर सेम हो। ये सुनिश्चित करता है कि कॉस्ट का मैनेजमेंट और एनालिसिस एक कंसिस्टेंट तरीके से हो। और तीसरा है प्लांट यानी संयंत्र। ये एक फिजिकल लोकेशन को दर्शाता है, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, रिफाइनरी साइट या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। उदाहरण के लिए जुबैल शहर में स्थित प्लांट के लिए कोड 1010 हो सकता है। ये मटेरियल मैनेजमेंट जैसे स्टॉक कहाँ रखा है और लॉजिस्टिक्स के लिए महत्वपूर्ण है। ओके। इन संरचनाओं को प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले सही ढंग से सेट करना बहुत ज़रूरी है। यही सुनिश्चित करता है कि प्रोजेक्ट से जुड़ी हर कॉस्ट, हर मटेरियल, हर रिसोर्स सही लीगल एंटिटी, सही कॉस्ट सेंटर और सही फिजिकल लोकेशन से जुड़े। इसके बिना वो जो इंटीग्रेशन और रिपोर्टिंग की बात हमने की वो ठीक से काम नहीं करेगी। समझ गया। ये नींव की तरह हैं जिन पर SAP PS की पूरी इमारत खड़ी होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या जुबैर अहमद के पत्र में इस सब का कोई वास्तविक दुनिया का उदाहरण भी दिया गया है? कोई केस स्टडी? हाँ, पत्र में एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण केस स्टडी शामिल है। सऊदी कायन, जो SAP ग्रुप का हिस्सा है, उसके एक बड़े टर्न अराउंड प्रोजेक्ट की। टर्न अराउंड प्रोजेक्ट? हाँ, टर्न अराउंड का मतलब होता है जब किसी चलते हुए प्लांट को पूरी तरह या पार्शली बंद करके बड़े पैमाने पर रखरखाव, निरीक्षण और सुधार का काम किया जाता है। ये परियोजना डेलिम इंजीनियरिंग और अनाबीब कंपनियों द्वारा मिलकर की गई थी। अच्छा। इस खास टर्नअराउंड प्रोजेक्ट का स्केल बहुत बड़ा था। इसमें 25,000 से ज्यादा अलग-अलग गतिविधियां थी। 25,000? हाँ, बजट लगभग $150 मिलियन था और इसमें 2,000 से ज्यादा विभिन्न प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल होना था। तो आप सोच सकती हैं कि इतने सारे कामों, इतने पैसे और इतनी सामग्री को बिना किसी इंटीग्रेटेड सिस्टम के मैनेज करना कितना मुश्किल होता। हाँ, बिल्कुल। तो इस केस में SAP PS ने कैसे मदद की? पत्र के अनुसार इस पूरी परियोजना को सफलतापूर्वक मैनेज करने के लिए SAP PS का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब है कि प्लानिंग, शेड्यूलिंग, रिसोर्स असाइनमेंट, मटेरियल प्रोक्योरमेंट और ट्रैकिंग, कॉस्ट कंट्रोलिंग और प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, इन सब के लिए SAP PS सेंट्रल सिस्टम था। ये केस स्टडी इस बात का ठोस उदाहरण है कि SAP PS रियल वर्ल्ड की जटिल और दबाव भरी परिस्थितियों में कैसे प्रभावी ढंग से काम कर सकता है, खासकर तेल और गैस जैसे डिमांडिंग उद्योग में। इसने शायद उन सभी चुनौतियों जैसे डेटा साइलोज, विजिबिलिटी की कमी को एड्रेस किया होगा जिनका हमने पहले जिक्र किया था।
ये जानना वाकई उपयोगी है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि असल में जमीन पर काम करती है ये चीजें। बिल्कुल। तो चलिए अब इस सारी जानकारी को समेटते हैं। आज की इस चर्चा से हमने SAP PS के बारे में मुख्य रूप से क्या सीखा? मेरे ख्याल से सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि SAP PS तेल और ब्याज जैसी बेहद जटिल, महंगी और लंबी चलने वाली परियोजनाओं के मैनेजमेंट में आने वाली गंभीर चुनौतियों का एक शक्तिशाली समाधान है। ये उन पारंपरिक समस्याओं जैसे जानकारी का बिखराव या डेटा साइलो, रियल टाइम में पारदर्शिता की कमी और इनएफिशिएंट प्रक्रियाओं को सीधे एड्रेस करता है। दूसरी बात, हमने इसकी मुख्य संरचना को समझा, प्रोजेक्ट परिभाषा से लेकर काम को तोड़ने वाले WBS तक क्या करना है, फिर उस काम को करने के तरीके और टाइम टेबल बताने वाले नेटवर्क और गतिविधियां कैसे और कब करना है। व्हील के पत्थर और वो प्रोजेक्ट बिल्डर CJ20N। हाँ बिल्कुल, महत्वपूर्ण पड़ावों को चिन्हित करने वाले मील के पत्थर और इन सबको एक साथ लाने वाले प्रोजेक्ट बिल्डर CJ20N जैसे उपकरण। और तीसरी अहम बात है एकीकरण यानी इंटीग्रेशन की शक्ति। SAP PS अकेले नहीं बल्कि खरीद MM, वित्त, FICO, रखरखाव PM और मानव संसाधन HSCM जैसे अन्य प्रमुख बिजनेस फंक्शंस के साथ मिलकर काम करता है। इससे एक सच्चा सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बनता है। सही। साथ ही हमने प्रोजेक्ट वर्जनिंग और सही ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के महत्व को भी समझा। तो इस सब जानकारी का हमारे सुनने वालों के लिए क्या मतलब है? उन्हें ये क्यों जानना चाहिए? देखिए, भले ही ये चर्चा तेल और गैस उद्योग पर केंद्रित थी, लेकिन SAP PS और इसके पीछे के जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो बहुत व्यापक रूप से लागू होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो बड़ी परियोजनाओं में रुचि रखता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन, एरोस्पेस, IT या किसी और फील्ड में हो, या ERP सिस्टम जैसे SAP में रुचि रखता है, या सामान्य रूप से कुशल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, उसके लिए ये समझना बहुत उपयोगी हो सकता है कि इस तरह की प्रणालियां कैसे काम करती हैं। ये सिद्धांत काम को तोड़ना, प्लान करना, ट्रैक करना, इंटीग्रेट करना, ये हर जगह महत्वपूर्ण है। हाँ, ये जानना कि कैसे अरबों डॉलर की परियोजनाओं को सफलतापूर्वक मैनेज किया जाता है, यकीनन किसी भी स्केल पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए सबक दे सकता है। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। क्या? हम देख रहे हैं कि परियोजनाएं लगातार और ज्यादा जटिल होती जा रही हैं, डेटा की मात्रा बढ़ती जा रही है। ऐसे में SAP PS जैसे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम भविष्य में कितने और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे? क्या ये किसी भी बड़ी परियोजना के लिए एक अनिवार्य जरूरत बन जाएंगे? अच्छा सवाल है। और एक कदम आगे बढ़कर सोचें तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और मशीन लर्निंग जैसी जो नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, वो इन शक्तिशाली प्रणालियों को और भी बेहतर बना सकती हैं? शायद रिस्क का पहले से अनुमान लगाने में, या रिसोर्सेज को और भी बेहतर ढंग से बांटने में, या शायद शेड्यूल को ऑप्टिमाइज करने में। भविष्य में इन प्रणालियों का विकास कैसे होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। हाँ, सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस पर विचार करने के लिए कुछ